exhale, inhale, exhale। नहीं होते था कि हम क्लाइमेट चेंज पे बात करना चाहते हैं। आज के टाइम में क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा इशू बन चुका है। जैसे आप देख रहे हैं डिफॉरेस्टेशन हो, लेकिन ध्यान सिर्फ नहीं होता है, वो हमें हमारे खुद के सेल्फ बिलीफ से मिला देता है, हमसे जोड़ देता है। आज के टाइम पे हम खुद से ना कनेक्ट होके डिस्ट्रैक्शन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन हो चुका है हमारे सभी का। कोई सोशल मीडिया पे, कोई किसी चीज़ पे, कोई किसी चीज़ में। ये कहीं ना कहीं मेरे साथ भी था, इसके साथ भी था, आप लोग के साथ भी है। लेकिन इसे ओवरकम करना पड़ेगा, नहीं तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को बांध लेगा और हम लोग खुद से ना जुड़ के कहीं और कनेक्ट हो जाएंगे और इससे हील होना पड़ेगा। और हीलिंग के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होता है कि हम लोग मेडिटेशन करें, ध्यान करें। खुद को 5-10 मिनट अगर टाइम देंगे तो माँ प्रकृति हमें देखेंगी, हमें आशीर्वाद देंगी, क्योंकि उनका ही दिया हुआ आज सब है। उनका दिया हुआ धूप, पानी, अग्नि, जल, वायु, जो 5 तत्व से मिलकर हम बने हैं, उन्हीं का दिया हुआ है। आप लोग सुनते होंगे कि मृत्यु होने के बाद हम 5 तत्व में विलीन हो जाते हैं। तो इसका यही मतलब है कि जब तक हम हैं तो उस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दें, महत्व दें। और आज के टाइम पे सब ये भूलते जा रहे हैं। आज जैसे पेड़ कट रहे हैं तो हम लोग ये इम्पैक्ट खुद पे देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा गर्मी बढ़ रहा है। इस बार तो गर्मी के चलते कितनों की मौत हो चुकी है, जो कि हम लोग इस क्षेत्र में रहते हैं कि हम लोग ये सब चीज़ को बचा सकते हैं। तो अगर हम लोग अभी से, क्योंकि हम लोग आने वाले यूथ हैं, अगर हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग ये सब चीज़ को बचाएं, क्योंकि हम ही लोग से सब कुछ है, और हम लोग इस चीज़ पे ध्यान देंगे तो ये आगे जाके बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा, जिससे आगे आने वाला लाइफ हम लोग का बहुत ज़्यादा इजी हो सकता है। हम लोग नेचर पे काम कर सकते हैं। और ख़ुद को हील करने का तरीका सबसे बेस्ट होता है ध्यान करें। भले रोज़ ना करें, लेकिन हफ्ते में एक दिन ज़रूर अपने आप को टाइम दें, क्योंकि अगर हम ही नहीं रहेंगे तो हम आगे के लोगों को कैसे ध्यान देंगे, कि हम अपने परिवार को कैसे ध्यान देंगे। इसलिए खुद से जुड़ना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। खुद का हेल्थ, खुद का सब चीज़ जब तक सही नहीं रहेगा, हम लोग आगे भी कुछ सही नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, मैं इस चीज़ को फील की हूँ, कहीं ना कहीं देखी हूँ, सीखी हूँ अपने 9th-10th के जर्नी में, इसीलिए बता रही। मैं 8 ईयर तक मेडिटेशन की थी और उसके बाद मैं 9th में छोड़ दी। उसके वजह से हेल्थ डाउन हो चुका, ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो चुका, जो कि बहुत गलत है अभी के टाइम पे, अभी के एज में, और सब कोई करते हैं ओवर थिंकिंग। तो इस चीज़ को ना हो, इसीलिए अब मैं फिर से मेडिटेशन स्टार्ट कर दी। तो मैं खुद से समझ गई कि हाँ क्या है, मेरा एनर्जी, मेरा वाइब सब प्योर होते गया। और हमारा जो बॉडी है उसमें 7 चक्र है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस 7 चक्र को मेंटेन करने से पूरा लाइफ इजी हो सकता है। तो बस अपने आप को समय दें, 5-10 मिनट मेडिटेशन करें, और हमारे बॉडी में ही 50% नेगेटिविटी है और 50% पॉजिटिविटी है। तो हम लोग को चूज़ करना है कि हम लोग पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं कि नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं। नहीं बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन हाँ बोलना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग अगर ट्राई करेंगे कि हम लोग नेगेटिव पे ना जाके पॉजिटिव पे जाएं, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन उससे हम लोग को आगे जाके बहुत बहुत अच्छा इम्पैक्ट अपने खुद पे मिलेगा, मतलब सब जगह मिल सकता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि खुद को हील करें, मतलब नेचर में ज़्यादा इन्वॉल्व हों। देखें, आज आप डीप ब्रेथ किए होंगे, मेडिटेशन किए होंगे, उससे आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, खुद में हल्का महसूस होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम ये सब करें और सबको पता चले, इसलिए आज का मेन मोटिव यही था। आगे क्लाइमेट चेंज के बारे में सुमन आपको बताएंगी। आप क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या समझते हैं, आप प्लीज़ बताएं कुछ। एनीवन? हम्म। परिवर्तन की वजह से हो रहा है, कहीं बाढ़ हो रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है, केवल ड्यू टू पर्यावरण, इन्वायरमेंट। ये आजकल तो काफ़ी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। बाकी तो डिटेल में बहुत ज़्यादा बहुत बोला जा सकता है। हाँ, यहाँ पे 2 टर्म यूज़ किया आप, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग।
ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, ये थोड़ा सा जो टर्म है ये थोड़ा सा अलग है। जैसे क्लाइमेट चेंज बोलते हैं तो वो पूरा होलसम लेके चलता है, उसमें आपका ग्लोबल वार्मिंग वगैरह सारा कुछ इंक्लूड होता है। और ग्लोबल वार्मिंग ये एक अलग मतलब इसी से रिलेटेड है, लेकिन ये थोड़ा अलग यूज़ है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सा मतलब ये होता है हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके चलते यहाँ पे आइस मेल्ट हो रहे हैं ग्लेशियर से। और कितने देश ऐसे हैं जिनके यहाँ पे ग्लेशियर्स थे पहले, लेकिन अभी के टाइम में उनके यहाँ एक भी ग्लेशियर्स नहीं है। और ग्लेशियर ना होने के चलते हमें पानी की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है। और क्लाइमेट चेंज पे डीपली जाके सर एक्सप्लेन करना चाहेंगे। हेलो, पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप पेरेंट्स यहाँ तक आए, इतना टाइम दिए इन बच्चों के हिम्मत को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे को लगता है ये बच्चे वो काम कर रहे हैं जो शायद हम लोग फेल हैं उस चीज़ को करने में। तो आप लोग इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए यहाँ तक आए, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा तहे दिल से धन्यवाद है आप लोगों का। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। तो जैसे ये लोग क्लाइमेट चेंज, ये बच्चे काफ़ी टाइम से इस पे बात कर रहे थे और हम लोग भूल जाते हैं कि ये कितना ज़रूरी टॉपिक है, बट ये बच्चे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एहसास दिला रहे हैं, अभी लोगों को समझ आ रहा है उस चीज़ों को लेके। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जैसे क्लाइमेट चेंज को क्या बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन, है ना। तो इस वर्ड में ही है कि जल और वायु, मतलब जल और वायु में परिवर्तन हो रहा है। और हम सबको पता है कि हमारा जो प्रकृति है पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। तो इसमें अगर दो चीज़ में परिवर्तन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये बाकी तीन चीज़ों को भी इफेक्ट करता है और पूरी की पूरी प्रकृति जिस चीज़ से बनी है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। और उसी से, यही पंच तत्वों से हमारा बॉडी भी बना हुआ है। तो प्रकृति को नुकसान नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा खुद के शरीर का नुकसान हो रहा है। हम लोग जैसे लाइन भी, स्टेटमेंट भी हर जगह सुनते हैं या बोलते हैं कि हमें प्रकृति को बचाना है, तो मेरा मानना है कि ये स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत है, क्योंकि हम लोग ये सब वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग अपने जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। एक्चुअल में हम लोग प्रकृति को क्या बचाएंगे, प्रकृति के सामने तो हम लोग कुछ है ही नहीं। तो हम लोग को खुद को बचाना है, प्रकृति को नहीं बचाना है। तो हमारे वर्ड भी चेंज होना चाहिए ताकि हमको उसके जिम्मेदारी का एहसास हो कि हमको खुद को बचाना है, प्रकृति को नहीं बचाना है। प्रकृति तो वो, उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते, और जब चाहेगी अपने आप को बैलेंस कर लेती है। हर बार बैलेंस करी है तो अब भी कर लेगी बैलेंस। तो जलवायु परिवर्तन में आगे मैं इतना बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा साइंस है जिसके पीछे हम हर बच्चा, छोटा बच्चा भी जान रहा होगा कि जलवायु परिवर्तन में मेन रीजन है कार्बन का। कार्बन, हर कोई सुनते होंगे कि कार्बन इमिशन हो रहा है, कार्बन का उत्सर्जन बढ़ रहा है। तो एक्चुअल में उससे होता क्या है, जैसे हम लोग बचपने में पढ़े थे साइंस में कि पेड़ पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन हम लोगों को देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, और ये वही कार्बन है जिसके वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग और सारा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, जैसे अगर पेड़ पौधे इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं खाना बनाने के लिए अपना, तो कहीं ना कहीं वो कार्बन का अवशोषण कर रहे हैं और उससे खाना बना के ऑक्सीजन हम लोगों को दे रहे हैं। लेकिन हम लोग डेवलपमेंट के नाम पे क्या किए कि इंडस्ट्री बहुत सारा लगाए, जो कि ज़रूरी भी था। लेकिन कहीं ना कहीं इंडस्ट्री लगाने से, डेवलपमेंट करने से, कंस्ट्रक्शन करने से कार्बन का एक तरफ से तो इमिशन बढ़ता गया, और दूसरे तरह से हम लोग इस डेवलपमेंट के नाम पे करने के लिए पेड़ काटे गए बहुत सारे। तो दूसरे तरफ से जो कार्बन को अवशोषित करने वाला चीज़ था वो खत्म हो गया और इधर से कार्बन बढ़ गया। तो ये अनबैलेंस हो गया, मतलब जो अवशोषित करना था वो कम हो गया और बढ़ाने वाले जो चीज़ें थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसी वजह से इतना ज़्यादा कार्बन हमारे नेचर में आ चुका है, जिसके वजह से ये क्या करता है, ये वैसे ही है जैसे ग्लास जो होता है कार का, कभी भी आप कार के अंदर में बैठेंगे अभी गर्मी में, और एसी की जगह अगर थोड़ा सा भी हीटर ऑन कर लें और ग्लास बंद है तो आदमी का क्या हाल हो जाएगा। ये कार्बन वैसे ही करता है, मतलब जो सन का लाइट आता है, जो रेज आता है, जिसकी गर्मी है, जब वो पृथ्वी से वापस जब उसको रिफ्लेक्ट करता है तो उस टाइम पे ये क्या करता है, एक सील्ड टाइप से बना देता है ग्लास का, तो ये बाहर जा ही नहीं पाएगा। तो ये गर्मी पूरा यहीं बढ़ रहा है और कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। उसके वजह से क्या होगा, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो चुका है। हमारे जो बर्फ़ हैं, ग्लेशियर हैं, वो सारे पिघल रहे हैं। आप लोग सुने होंगे न्यूज़ में, और ये थोड़े काफ़ी टाइम पहले की बात है कि उड़ीसा के पास में जो एक न्यू मूर आइलैंड था,
वो कम्प्लीटली डूब चुका है। और ऐसे ही बहुत सारे देश हैं, अगर अभी न्यूज़ में देखेंगे या फिर सही से जो जर्नलिज्म का काम कर रहे हैं, जहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो बहुत सारे कंट्री इस चीज़ से जूझ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि बाकी देश ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करें, नहीं तो हम लोग नहीं रह पाएंगे 5 से 10 साल में, और वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ये हम लोगों के लिए भी सीख है। जैसे मुंबई का भी कुछ एरिया अब डूबने वाला है, और ऐसा एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि 5 से 10 साल में आप लोगों को काफ़ी दिखेगा कि मुंबई का कुछ एरिया डूब चुका है। तो हो क्या रहा है, बर्फ़ पिघल रहा है और पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। तो इस पर कुछ ना कुछ हम लोगों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कुछ करेंगे तभी जाके ये हो पाएगा। जैसे कुछ डेटा है, जैसे हम लोगों को किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए, जो इस ग्लोबल वार्मिंग और सारा कुछ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है, इसके लिए है कि आइडियल फॉरेस्ट कवर, जो मतलब वनावरण होना चाहिए, वो उस देश के एरिया का 33% होना चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया का जो अभी 21 में जो रिपोर्ट आया था फॉरेस्ट सर्वे का, उसमें हमारा है 21%, जो कि कम से कम 12% कम है। तो हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके हैं नेचर का। तो इसका इम्पैक्ट तो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी दिखने वाला है। और साथ ही साथ जो अर्थ का, हमारे पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर है, वो अभी जो आप लोग सुने होंगे शायद 2015 में पेरिस में क्लाइमेट चेंज का जो कन्वेंशन मीटिंग हुआ था, उसमें डिसाइड किया गया था कि ये जो 21वीं सदी चल रहा है, इसके एंड तक, मतलब लगभग मान लीजिए 24 चल रहा है, तो 75 साल में हम लोगों को जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। ये उस टाइम पे डिसाइड किया गया था। लेकिन ये सिर्फ बातें हुआ, उसके पीछे इतना काम नहीं हुआ। तो अभी अगर रिसेंट में स्टडी करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, तो ये समझ में आएगा कि अब ये बोलना उन लोग चालू कर दिए हैं एक्चुअल में कि अगर 2050 तक, मतलब 20-25 साल में अगर इस चीज़ को रोका नहीं गया और एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ गया, तो हम लोग वो तबाही देखेंगे जो सोचे नहीं होंगे। और हम लोग इस चीज़ से भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाह रहा है इस चीज़ से। मतलब हम लोग पता नहीं क्यों इतना मतलब डिसकनेक्टेड हैं, ये सब देखना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन ये होगा। जैसे आज से बोलते हैं कि जब से पृथ्वी बना है तब से 5 बार विनाश हो चुका है इस पृथ्वी का, और 6वें बार हम लोग अग्रसर हैं, और बहुत जल्दी दिखेगा वो चीज़ें। इतना टाइम नहीं है कि हाँ, अभी ये भी बोल रहे हैं कि अभी भी हम लोग एक्टिव नहीं हुए, तो एक्टिव बहुत ज़्यादा हो भी जाएंगे तो बहुत कुछ तो नहीं कर लेंगे, लेकिन कुछ तो बचा ही पाएंगे। तो हम लोगों को जितना जल्दी से जल्दी ना इस पर काम करना चाहिए, करना पड़ेगा। और मेरे को लगता है कि जो इसके पीछे मेन रीज़न है, कहीं ना कहीं हम लोग अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और डिसकनेक्टेड हैं, शायद इसलिए भाग रहे हैं। क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है क्या कि एक पेड़ कितने लोगों का ज़िंदगी बचा सकता है या फिर लाइफ टाइम सांस दे सकता है उनको? किसी को पता है? एक पेड़ से, एक पेड़ ऑन एन एवरेज 10 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है, मतलब 10 लोगों को सांस दे सकता है। लेकिन हम लोग इतना डिसकनेक्टेड हैं कि एक पेड़ कट जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जबकि वो आपका ज़िंदगी बचा रहा है। ये वैसे ही है जैसे हम लोग क्या, रोड चलते अगर किसी को नहीं जानते हैं, उसका एक्सीडेंट हो जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हम लोग उसको जानते नहीं हैं, डिसकनेक्टेड हैं उससे। तो पृथ्वी के साथ भी हम लोग यही कर रहे हैं। हम लोगों का अटैचमेंट ख़त्म हो चुका है, उससे प्यार है ही नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कट रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब कोई अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? पृथ्वी तो अपने आप को बचा लेगी, क्या हम लोग अपने आप को बचा पाएंगे? तो इसके लिए ये जो कैंप इन लोग स्टार्ट किए, इसके पीछे यही था कि कहीं ना कहीं बच्चों को इस नेचर से कनेक्ट कराया जाए ताकि ये जिम्मेदारी उठा सकें। ये वैसे ही जिम्मेदारी उठाएं जैसे अपने माँ बाप और अपने जो सबसे करीबी लोग होते हैं उनको थोड़ा भी कुछ हो जाता है तो बहुत अलर्ट हो जाते हैं। तो ये जब प्रकृति से भी ऐसे कनेक्टेड होंगे तो प्रकृति के लिए भी सोचेंगे और शायद अपने फ्यूचर का सही ख्याल रख पाएंगे। तो ये तो मेन प्रॉब्लम है, जो कि इसमें मेन प्रॉब्लम देखेंगे तो यही है, कहीं ना कहीं निकल के आता है कि ये सब तब सही हो पाता है जब हम लोग इससे कनेक्ट हो जाएंगे, तो अपने आप ही सारे चीज़ें सही हो जाएगा। तो ये कैंप इन लोग ऑर्गेनाइज किए हैं, इसका मैं चाहता हूँ कि आगे भी कंटिन्यू रहे, बच्चे इस चीज़ से सीखें और कनेक्टेड फील करें, ताकि कुछ तो हम लोग बचा पाएँ अपने प्रकृति को। और मेन सॉल्यूशन फिर अब जैसे साइंस हम लोग समझे तो उसके पीछे यही है कि पेड़ लगाना पड़ेगा, प्रकृति से कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन तो सिंपल है, लेकिन उसके लिए क्या है कि हम लोगों को थोड़ा कनेक्टेड होना पड़ेगा। अच्छा, सॉल्यूशन जो है, कई लोगों को लग रहा होगा कि भाई अकेले हम लोग क्या कर सकते हैं या फिर एक छोटा ग्रुप क्या कर पाएगा। तो क्या आप लोगों में से किसी को पता है कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? नाम पता है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कोई? तो उनका नाम है जादव मोलई पायेंग नाम है, और वो आसाम के रहने वाले हैं।
अच्छा, ये पता है किसी को कि मतलब दुनिया का सबसे बड़ा जो रिवर आइलैंड है वो कहाँ पे है? मतलब नदी जिस आइलैंड का फॉर्मेशन करता है वो कहाँ है? इंडिया तो ठीक है, कहाँ पे है? आसाम में ही है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, ब्रह्मपुत्र नदी वही बनाती है। माजुली डिस्ट्रिक्ट का भी नाम है आसाम में। तो वो आइलैंड बना हुआ है, वो वहीं के रहने वाले हैं, है ना। और आप लोगों को जान के हैरानी होगा कि जब वो तुम ही लोगों के एज में थे, 16 साल, 10th अराउंड में, तब उनको एहसास हुआ कि ये जो बड़ा आइलैंड है इसमें क्या है कि जितने भी जीव जंतु हैं वो मर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे था नहीं। और दूसरा चीज़, जब पेड़ पौधे नहीं होते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी अपने आप में बहुत ज़्यादा बाढ़ लेके आती है, तो कटाव करती है ज़मीन का, तो और वहाँ का नेचर डिस्टर्ब हो रहा था। तो उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास हुआ। वो 16 साल के एज से वो ठाने की हर दिन मेरे को एक पेड़ लगाना है। और जो मतलब 1976 से शायद वो स्टार्ट किए थे, और जब वो 40 साल के अराउंड हुए तो एक पूरे के पूरे जंगल का फॉर्मेशन कर चुके थे तब तक। और वहाँ पे अब अच्छा बर्ड सेंचुरी, अभ्यारण्य वगैरह सारा कुछ बना दिया गया है। तो जब वो एक आदमी इतना कुछ कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो? और तुम्हारे ही एज से वो भी बिलोंग करते थे। इसलिए जब इन लोग इस टॉपिक पे बात किया तो मेरे को काफ़ी सही लगा कि ये बच्चे इस एज में मतलब ये अगले फॉरेस्ट वुमेन मैन बन सकते हैं और नेचर को बचा सकते हैं। तो भाई कंटिन्यू रखना है इस चीज़ को आप लोगों को, और पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे मैं मानता हूँ। क्योंकि बात ये है, अब हो सकता है मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं हो, आप लोगों के सामने मैं छोटा हूँ या जो भी होगा नॉलेज का, तो मेरा जितना है, मैं जितना जान रहा हूँ उतना बोलने की या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे पेरेंट्स के नाते क्या होता है कि हर कोई बच्चों के फ्यूचर का चिंता करता है। मतलब किसी को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, कलेक्टर बनाना है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं ये डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन तो जाएंगे, लेकिन उसके बाद अगर इनको सांस लेने के लिए सही हवा नहीं होगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा, तो क्या सच में आप जो इनके लिए किए हैं उस चीज़ को ये मान भी पाएंगे? या फिर ये उल्टा हम ही लोगों को बोलेंगे कि आप लोग क्या करके गए? ये कहीं नाम रखेंगे, नाम याद भी करेंगे तो मतलब ऐसा करेंगे कि गाली देंगे जैसे। तो हम लोग, मेरे को नहीं लगता कोई भी पेरेंट्स ऐसा चाहेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कलेक्टर का बनाने का चल रहा है, उसके साथ में ये ध्यान देना होगा कि नेचर बचाया जाए, ताकि इनके ज़िंदगी का सवाल है। कुछ और भी बन जाएंगे तो ज़िंदगी जी लेंगे, लेकिन नेचर डिस्टर्ब हो गया, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, रहने मतलब सांस लेने के लिए हवा नहीं होगा, तो ये कहाँ से रह पाएंगे? जिंदा ही नहीं बचेंगे तो क्या करेंगे कलेक्टर और डॉक्टर, इंजीनियर बन के? तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जो ये फ्यूचर या बच्चों का चिंता हम लोग करते हैं, इसके साथ साथ नेचर की चिंता करें जो एक्चुअल इनके लाइफ से कनेक्टेड है, इनके ज़िंदगी को जो चीज़ें बताएगा। ठीक है, तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। लास्ट में इन बच्चों का हिम्मत बढ़ाने के लिए एक रश्मि रथी बुक है, जो राष्ट्र कवि हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर, उनका लाइन मेरे को काफ़ी पसंद है। तो मैं इन बच्चों के लिए वो लाइन बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं और कई बार इनको दिक्कत आएगा कि लगेगा अकेले हो गए हैं, बहुत कमज़ोर पड़ रहे हैं, नहीं कुछ कर पाएंगे। तो जो लाइन मैं हर बार पढ़ता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक बार इन लोग भी याद रखें उन सब चीज़ों को। तो वो लाइन है कि मैं बता रहा हूँ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। वसुधा मतलब पृथ्वी, भूखंड मतलब उसकी एक खंड, भाग। ठीक है, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ। अतुलित मतलब जिसका यश अतुल्य हो, जिसका कंपैरिजन ना हो। तो अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ। नौ धर्म मतलब, धर्म मतलब ये नहीं जो हम लोग जानते हैं, धर्म मतलब प्रकृति का धर्म, प्रकृति के लिए जो धर्म, हर इंसान का एक धर्म होता है, इंसानियत का, वो धर्म। तो नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ। तो इसका अगले ही लाइन में वो आंसर देते हैं कि जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। विघ्न मतलब कठिनाई, परेशानी, है ना। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। एक बार मैं वापस से लाइन पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गया। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल। ये विघ्न जब सामने आते हैं, हम लोगों को सोते से जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगा के ही जाते हैं हमें जगा के ही। सतपथ मतलब सही रास्ते पे
दिखा के ही ये विघ्न इसीलिए आते हैं। तो तुम लोगों के सामने चैलेंज है और इस कठिनाई को एक्सेप्ट करो, और जब वो कर सकते हैं अकेले तो तुम लोग भी कर सकते हो, और तुम्हारा फ्यूचर तुम ही लोगों के हाथों में है। हम लोगों का ये फेलियर है, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एटलीस्ट एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी सपोर्ट कर पाऊँ इस चीज़ के लिए। तो धन्यवाद आप लोगों का इतना सुनने के लिए मेरे को। आप लोगों का सुनने बैठने के लिए, अपना समय देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों को हमारा बैक स्टोरी जानना है कि हमारे दिमाग में ये कहाँ से आया? कोई इंटरेस्टेड है? ये असल में मतलब मेरे को क्लाइमेट और मतलब मेरे को नेचर से काफ़ी ज़्यादा प्यार है। मतलब आज से नहीं, मतलब मेरा जो बचपना रहा है ना, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरा जो एक्चुअल में घर है वो चंदौरा यहाँ से 22 किलोमीटर पड़ता है, और वहाँ से मतलब मेरा घर ऐसा है ना कि हम लोग घर ऐसा है, और पूरा अगल बगल बाउंड्री में पूरा पेड़ दिखता है, मतलब जंगल है, वो पहाड़ है। तो स्टार्टिंग तो वहीं से हो चुका था, वो सब देखने का आदत था। यहाँ प्रतापपुर में मैं मतलब छोटे से यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ। मतलब मैं 3 साढ़े 3 साल की थी तब से मैं पढ़ाई करने के लिए मम्मी पापा छोड़ के दादा दादी के साथ ही रहती हूँ। तो मतलब नेचर से मेरे को वहीं से था। और जैसे अब मैं कभी कभी घर जाती हूँ तो वहाँ पे पशु पंछी की आवाज़ सुनती थी। सुबह 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 उठने का आदत तो नहीं था, लेकिन कुछ टाइम बाद वो हो गया। वहाँ पे मतलब सुबह मम्मी पापा उठा के घुमाने जाते थे तो आप बर्ड का वॉइस सुनते थे हम लोग। तो यहाँ प्रतापपुर में आने के बाद तो मेरा कान तरस जाता था उस चिड़ियों का आवाज़ सुनने के लिए। तो मेरे को ये था कि मैं इनके लिए काम करूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे भी वही बर्ड चाहिए जो मैं वहाँ पे सुनती थी। और मतलब ये मेरी फ्रेंड है तनिष्का, हम लोग पिछले 2-3 साल से साथ पे हैं, और हम लोग इस चीज़ पे काफ़ी टाइम से डिस्कशन करते थे कि हम लोग को इस चीज़ पे काम करना है, हम लोग इसको लॉस कर रहे हैं। और हम लोग शायद पिछले 2 साल से इस पे थोड़ा थोड़ा बात करते जा रहे थे, और हमारे पास मतलब इतना हम लोग रिसर्च कर चुके थे, इनफ हो चुका था हमारे पास कि हम लोग अब सामने प्रेजेंट कर सकते थे। और मैं तनिष्का को चाहूँगी कि वो थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करें। मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि हम दो सिर्फ 20 अप्रैल को, मेरे को याद है मैं इसके घर गई थी और हम लोग नॉर्मली बैठ के बात कर रहे थे, और यही उस दिन शपथ लिए थे। मेरे को याद है, ये मेरे से कसम खिलवाई थी कि हाँ, प्रॉमिस कर डॉक्टर बनने के बाद या कुछ भी करने के बाद ये चीज़ हम लोग साथ में मिलके करेंगे। क्योंकि हम लोग के पास ये था कि अभी हम लोग को कुछ सपोर्ट नहीं है, शायद हम लोग अभी ना कर पाएँ, जिस दिन पैर पे खड़े हो जाएंगे उस दिन करेंगे। लेकिन एक होता है ना कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो बात सेट था। मैं उस दिन शायद इस बात को मैनिफेस्ट कर दी थी। उस दिन मेरा हर बात बहुत पॉजिटिव के साथ था, क्योंकि मैं उस दिन एनर्जी को बहुत पॉजिटिवली ली थी, इसीलिए मैं उस टाइम मेडिटेशन और पॉजिटिव नेगेटिव पे बोली। तो उस दिन का सोचा हुआ 1 महीना बाद हो जाएगा, ये मैं सोची भी नहीं थी। और ये जब हमारे सोचने से हो सकता है, तो अगर कोई एक पॉइंट, सिर्फ 1% कोई अगर हेल्प कर दिया तो कितना कुछ हो सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये दूसरे के लिए कर रहे हैं, हम खुद के लिए कर रहे हैं, खुद के अच्छे लाइफ के लिए, हमारे आगे आने वाले जनरेशन के लिए, क्योंकि हमसे ही सब है, हमसे ही सब होगा। और मैं ये बात बोलूँगी कि हमारे टीम, जिसमें आद्या मित्तल, आंचल कश्यप, रितिका यति, इन लोग ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया। मतलब अगर हम दोनों अकेले रहते तो शायद इतना नहीं कर पाते। और इनके आने से, और स्पेशली शशि सर जो हम लोग को हमेशा मोटिवेट करते रहे बहुत चीज़ों को लेकर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज जो बच्चों ने प्रोग्राम दिया है, पिछले 1 सप्ताह से मैं देख रहा हूँ, हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि आजकल इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है लगभग बंद हो गई है, और ये एक्टिविटीज़ हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे समय में तो हम लोग यही करते थे, पढ़ाई कम करते थे और एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते थे। और उसका क्या था कि मेंटल और फिजिकल दोनों को बहुत लाभ मिलता है। देखिए क्या है, मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज, इससे क्या है, मेंटली जो है आपको स्ट्रेस कम होता है। और स्ट्रेस के लिए WHO के बारे में आप लोग सुने होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे विश्व के
मेडिकल से संबंधित अपनी जो नए नए रिसेंट जो रिसर्च होता है उसको जानकारी देते हैं प्रेस से। उसने रिसेंट में अभी जो कहा है कि स्ट्रेस इज द काज ऑफ ऑल डिजीज, मतलब तनाव जो होता है ना, इवन आपका दांत में दर्द है वो भी स्ट्रेस का कारण होता है। और इस तरह के एक्टिविटीज से आपके तनाव कम होंगे, आपको कोई भी डिसीजन लेने में काफ़ी आपको मदद मिलेगा उससे। और हम लोग जब उस समय आपको बता रहा हूँ पिछले 10 साल के कालखंड में जाइए, यही जो हमारे साथ के लोग हैं देखते होंगे कि बारिश होती थी तो सप्ताह भर जो है सूर्य उदय नहीं होता था, इतने पेड़ थे। और मैं तो यूपी में हरिद्वार से पढ़ा हूँ, उत्तराखंड में 78 की बात है, उस समय कभी आप बादल फटने की कभी नाम सुनने को मिलता था। अभी पिछले 2-3-5 साल में जो वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं, डैम वगैरह कंस्ट्रक्शन हुए हैं, एनवायरनमेंट को जो है डिस्टर्ब किया गया है, उसकी वजह से देखिए आए दिन बादल फटते हैं, आए दिन डर बना हुआ है लोगों में। तो सब आज जो आप सभी ने ये जो भी ऑर्गेनाइजर हैं, जो भी संस्था है, उनको तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा जो इस तरह से बच्चों के एक्टिविटीज़ के लिए जो है मोटिवेट कर रहे हैं। और विशेष करके आपके जो ट्रेनर हैं, मोटिवेटर हैं, उनको मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि वो इस तरह से लगे रहें। और मैं एनवायरनमेंट, पर्यावरण के बारे में बोलूँगा कि हर व्यक्ति कम से कम 1-2 पेड़ अपने बर्थडे पे या किसी ओकेजन पे जो विशेषकर है उसमें लगाए हो। देखिए ये कहने की बात अलग रहती है और धरातल पे कम आता है। मैं इससे संबंधित, मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं इसके नेचर के उसमें रहता हूँ। मेरे पीछे जो मैं दवा व्यवसाय से संबंधित हूँ। आप कभी अगर मौका मिले तो आइए मेरे पीछे तरफ, मेरे फादर लगा के गए हुए हैं। अब वो संस्कार मुझे मिला है। हम बच्चों में अभी जो संस्कार देंगे वो आने वाली पीढ़ी में वो संस्कार बन के रहेगा। अगर शुरू से हम नेचर से उनको तोड़ देंगे तो वो नेचर से कभी नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए आपको पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसी तरह आप लोग लगे रहें। धन्यवाद। तो एक बार अच्छे से ताली बजा दिया जाए इन लोगों के लिए जो इतना मेहनत कर रहे हैं। आपका समय देने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारा आज का एक्टिविटी यहीं ख़त्म होता है। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए।